हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीडीजी पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी है। तो चलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। चैप्टर है हमारा मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अब डोमेन क्या है, तो डोमेन को समझते हैं पहले। आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 को रख लीजिए, ठीक? क्लास 6 का ज्योग्राफी। और हम इसको रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको समझते जाइए, ठीक? उसके बाद जब समझ जाएंगे तो फिर आप खुद से अब रीडिंग करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, आपने पहला चैप्टर पढ़ चुका है। द अर्थ इज़ ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसके पास लाइफ है। अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर क्या है, लाइफ है, जहाँ पर इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो इंसान के लिए, जो रहने के लिए जो भी एलिमेंट्स है, वो सारा का सारा लैंड के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस लैंड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये इस तीनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं होगा तो यहाँ पर लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। कह रहा, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट। कह रहा, जो अर्थ जो है हमारा, वो क्या है, एक कम्प्लेक्स जोन है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट को लिया गया है। क्या है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कम्प्लेक्स जोन। हमारा जो अर्थ का जो सर्फेस है, क्या है, एक कम्प्लेक्स जोन है, एक जटिल है। इन विच थ्री मेन कंपोनेंट, जिसमें से तीन तो मेन कंपोनेंट्स है ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। मीट, ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट, वो तीनों के तीनों क्या करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है और इंटरसेक्ट करता है। तो तीन मेन कंपोनेंट कौन है? तो तीन मेन कंपोनेंट हो जाता है हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ये तीन हमारा क्या है, थ्री मेन कंपोनेंट है हमारे अर्थ पे, जो तीनों क्या करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन देखते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या सॉलिड पोर्शन है। पानी क्या है, लिक्विड है। गैस क्या है, जो हम सांस लेते हैं, वो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है, गैस गैस में आ जाता है। तो कह रहा है कि जो जिस पर हम रहते हैं, ठीक, जो मेन जिस पर हम रहते हैं सॉलिड पोर्शन हमारे अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। द गैसियस लेयर ऑफ द सराउंड ऑफ दैट सराउंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो गैसियस लेयर है, जिसमें गैस भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। जिसमें क्या क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और तरह तरह का गैस मिलता है। तो जिस पर हम रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन है, वो हमारा हो गया लिथोस्फीयर। और जो गैसियस लेयर है, जो जिसमें हम तरह तरह का गैस को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर में आ जाता है। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है हमारे अर्थ सरफेस को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एरिया को कौन कवर किया हुआ है, तो पानी। पानी हमारे अर्थ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और वाटर को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक। तो हमारे जो पानी है अर्थ पे, सबसे ज़्यादा एरिया में क्या है, पानी है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हमारा जो पानी है, वो कई फॉर्म में क्या किया गया है, कंप्राइज किया गया है। कंप्राइज का मतलब कई फॉर्म में उसको अलग अलग तरीके से उसको रखा गया है, नेचुरली तौर पे। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, वाटर है, वाटर वेपर है, आइस के फॉर्म में है, ये सब का सब क्या है, पानी है। आइस सीट हो गया, वाटर वेपर हो गया, भाप हो गया, उसमें भी क्या मिलता है हमको, पानी मिलता है। आइस में भी क्या मिलता है, पानी मिलता है। और वाटर तो ऑलरेडी है ही है। तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर उसको बोलते हैं जो एक नैरो जोन है, जहाँ पर तीनों का तीनों क्या करता है, तीनों का तीनों लेयर एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और वहीं पर क्या है, लाइफ हमारा सस्टेन होता है। दिखाते हैं बायोस्फीयर किसको बोलते हैं। देखिए, ये है बायोस्फीयर। ये हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक, ऊपर। उसके बाद इधर हो गया जियोस्फेयर। जियोस्फेयर बोले तो जो लिथोस्फेयर है, वो ये है हाइड्रोस्फेयर। और तीनों के तीनों मिला करके एक जगह क्या करता है, एक नैरो जोन बनाता है। और इसी नैरो जोन को हम क्या करते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। और इसी बायोस्फेयर में क्या है, हमारा लाइफ है। अगर हम हाइड्रोस्फेयर में बोले तो हाइड्रोस्फेयर को बायोस्फेयर नहीं बोला जाता है। हाइड्रोस्फेयर में लाइफ नहीं है, जियोस्फेयर में लाइफ नहीं है, और एटमॉस्फेयर में, इसमें भी लाइफ नहीं है। क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर में चले जाए तो वहाँ पर ना हमको पानी मिलने वाला है, ना लैंड मिलने वाला है। तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हम हवा पी करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। पानी में चले जाए तो पानी में ना हमको न सांस मिलेगा, है ना, ना एयर मिलेगा, ना खाने के लिए मिलेगा। सिर्फ पानी पी करके रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते हैं।
लैंड पे चले जाए तो लैंड पे जो मिट्टी वाला जो रॉक सरफेस है उस पे चले जाए तो उस पे सिर्फ हम खाना पीना खा करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अगर खाना खाते हैं तो पचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट हम लैंड सरफेस पे हम जिंदा रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है। वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है और लैंड की ज़रूरत होती है। और तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? नैरो जोन बोलते हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर में हमारा लाइफ सस्टेन होता है। तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन समझ में आ गया। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। ये एक नैरो का मतलब होता है छोटा। बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है जहाँ पर हम लैंड, वाटर और एयर सबको एक जगह देखते हैं, एक साथ देखते हैं, और यहीं पर क्या है? लाइफ हमारा सस्टेन हो सकता है। उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन देखते हैं अर्थ पे, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम दौड़ते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलती है, हर चीज़, जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। It comprised the rocks of the earth crust and thin layer thin layer of the soil contain nutrients element which sustain organism। कह रहा कि ये जो सॉलिड पोर्शन है हमारा अर्थ का, ठीक, जिस पर रॉक्स है, ठीक, क्रस्ट है, तो मिट्टी का जो पतली लेयर है, ठीक, उसमें क्या मिलता है हमको? तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तरह तरह का ऑर्गेनिज्म उसमें जीवित रह सकता है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस के दो मेन डिवीजन में डिवाइड किया गया। हमारे अर्थ सरफेस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। द लार्ज मासेस आर नोन एज कंटिनेंट। और जो हमारा जो लार्ज मासेस है ना, जो ये अर्थ सरफेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उसको क्या बोला गया है? कंटिनेंट बोला गया है। और जो पानी वाला बॉडी है, जो पानी वाला जो जगह है, उसको क्या बोला गया है? ओशियन। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। और जो बड़े बड़े वाटर बॉडी है उसको क्या बोला गया? ओशियन बोला गया है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। और दुनिया का जितने भी समुद्र है, जितने भी वाटर बॉडी है, सारा का सारा क्या है? एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हुआ है, सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी वाटर बॉडी अलग नहीं है। दुनिया का सारा जो बड़े बड़े जो ये ओशियंस है, जितना भी ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, सदर्न ओशियन हो गया, ठीक, और अंटार्कटिक ओशियन हो गया, सारा का सारा क्या है? एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हुआ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कह रहा है लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी, कह रहा है कि लुक एट द मैप, द वर्ल्ड आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। कह रहा है कि मैप को देखिए, और क्या जिस तरीके से पानी वाला बॉडी जो है वो सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्ट है, उस तरीके से क्या लैंड भी एक दूसरे से कनेक्ट है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन जीरो। जो सी वाटर है उसको हमेशा क्या क्या मानते हैं? हर जगह सेम लेवल मानते हैं। सेम लेवल मानने के बाद भी उसको हम जीरो से मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ की हाइट मेजर करनी होती है, तो हाइट मेजर करनी होती है, तो हाइट कहाँ से मापते हैं? तो हम समुद्र तल से मेजर करते हैं। क्यों समुद्र तल से मेजर करते हैं? क्योंकि सारे पानी का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारा का सारा क्या है? जो ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है, ठीक, ये सब क्या है? लैंड मासेस है। बाकी जो डार्क ब्लू में दिख रहा है जितना भी, सारा का सारा क्या है? वाटर है। अब है द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो किस पर है? माउंट एवरेस्ट पे है। एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 मीटर है। कहाँ से? तो सी लेवल से, क्योंकि सी लेवल को हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच जो है उसकी डेप्थ कितनी है? उसकी डेप्थ है 11,022 मीटर, उसकी डेप्थ है। तो मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, वो इतनी गहराई जगह है कि उसमें हिमालय भी समा सकता है, ठीक। तो उसकी डेप्थ दिया गया है 11,022 मीटर है, इसका मरियाना ट्रेंच का। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। तो इसे समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे माउंटेन को क्या कर लेगा? वो अपने अंदर रख सकता है मरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है? इन द पैसिफिक ओशन। ये किस में है? पैसिफिक ओशन में है। कुड यू कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। और ये जो सी का जो सबसे ये जो डेप्थ है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ये डेप्थ है पूरे ओशन के अंदर में। कहाँ है? तो ये है पैसिफिक ओशन में। उसके बाद है कंटिनेंट। कंटिनेंट किसको बोलेंगे? देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट। 7 मेजर कंटिनेंट है। दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडी। ये सब का सब क्या है? वाटर बॉडी से सेपरेट है। दीज कंटिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब क्या है? ये सब हमारा कंटिनेंट है। 7 मेजर कंटिनेंट है। लुक एट द मैप
कह रहा है कि मैप पे देखिए ऑफ द वर्ल्ड, ये दिया हुआ है फिगर 5.1 में, आप अपने बुक में देख सकते हैं। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेज लाइज इन द नदर हेमिस्फीयर, और जो ज़्यादातर जो लैंड मासेज है वो कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नदर हेमिस्फीयर में। आप जानते होंगे कि जो ग्लोब है ना, जो अर्थ है उसको इक्वेटर से दिखाया गया है, जो इमेजिनरी लाइन है। और इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी भी कौन सा हेमिस्फीयर में है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ से एक एक करके कंटिनेंट को पढ़ते हैं। तो पहला कंटिनेंट है एशिया। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ये एशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये लैंड का जितना भी लैंड, पूरे अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 पे क्या है, अकेला ये एशिया कंटिनेंट है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये लैंड कौन सा हेमिस्फीयर में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू दिस कंटिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंटिनेंट से क्या करता है, पास करता है। अब जानते होंगे इमेजिनरी लाइन जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है कि एशिया कंटिनेंट से पास करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। एशिया और यूरोप अगर हम मैप में देखेंगे तो एशिया और यूरोप सेपरेट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एशिया कंटिनेंट जो है वो सेपरेट होता है किसी से, तो यूराल माउंटेन है एशिया के पास। ठीक, एशिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। और यूराल माउंटेन क्या करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। कहाँ है, वेस्ट में है, किससे, एशिया से वेस्ट में है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। एशिया और यूरोप को दोनों को मिला दे तो वो लैंड मास क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। यूरोप प्लस एशिया क्या कहलाता है, यूरेशिया। उसके बाद दूसरा है यूरोप। अभी यूरोप कंटिनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यूरोप इज़ द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, तो एशिया से छोटा कंटिनेंट है, लेकिन छोटा नहीं है, बड़ा है। एशिया के कंपैरिजन में क्या है, ये छोटा है। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कंटिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, और ये कंटिनेंट कहाँ लाइज करता है, तो एशिया के पश्चिम में लाइज करता है, एशिया के पश्चिम साइड में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और यहाँ से कौन सा सर्कल पास करता है, तो आर्कटिक सर्कल। इमेजिनरी लाइन है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है। तो आर्कटिक सर्कल किससे पास करता है, तो आर्कटिक सर्कल पास करता है यूरोप से। इट इज़ बॉन्डेड बाई वाटर बडीज, ये भी क्या है, वाटर बडी से बॉन्डेड है। इसके चारों साइड क्या है, वाटर बडी है। चारों साइड नहीं, 3 साइड है वाटर बडी। ऑन 3 साइडेड लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इट। कह रहा है कि वर्ल्ड का मैप देखिए और उस पर दिया गया है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। ये अफ्रीका कंटिनेंट है। अब अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में जानते हैं। अफ्रीका क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। कहाँ, एशिया के बाद। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट, और ये जो है इस एशिया कंटिनेंट के अंदर से क्या करता है, इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है वो बिल्कुल लगभग मिडिल से क्रॉस करता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ एशिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और एशिया कंटिनेंट अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा है जो दोनों हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन अफ्रीका का ज़्यादातर जो पार्ट है वो कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है, वो लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। लुक एट द फिगर 5.1, कह रहा है कि 5.1 जो एक बुक के अंदर फिगर दिया गया है उस फिगर को आप देखिए, वहाँ से पता चल जाएगा। यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। ये एक ऐसा कंटिनेंट है, पूरे 7 कंटिनेंट पे यही एक ऐसा कंटिनेंट है जिससे तीनों लाइन क्या करता है, पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास होता है, इक्वेटर ही पास होता है और कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, जो सहारा डिजर्ट है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म डिजर्ट है, वो कहाँ है, अफ्रीका में ही है। इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर में ही पाया जाता है। द कंटिनेंट इज़ बॉन्डेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी, और ये कंटिनेंट जो है वो चारों साइड से है ना, ओशियन या फिर सी, समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। लुक एट द मैप फिगर 5.1, कह रहा है कि इसको भी 5.1 में आप देख सकते हैं। आपके पास बुक होगा और बुक में देखिए अफ्रीका, एशिया, सारा का सारा कंटिनेंट दिया हुआ है। इसमें आप इस अफ्रीका कंटिनेंट को देखिए, वो चारों साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। किसी साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, किसी साइड से तो समुद्र से घिरा हुआ है। ओशियन का मतलब होता है महासागर, समुद्र का मतलब होता है सागर। तो कह रहा है कि ओशियन और सी दोनों से घिरा हुआ है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। कह रहा है कि आप उसमें भी ये भी नोटिस करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी है, जो नाइल रिवर है, सबसे लंबी नदी है दुनिया का,
वो कहाँ है, तो इसी अफ्रीका में फ्लो करता है। नोटिस वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस इन मैप अफ्रीका। कह रहा है कि नोटिस कीजिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो अफ्रीका से पास करता है वो कहाँ कहाँ से पास करता है उसको नोटिस करना। उसके बाद अगला कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट है जो दुनिया में। नॉर्थ अमेरिका ये दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड एस्थमस ऑफ पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है ना। एक पतला जोन है, नैरो जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए ये मैप दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इसी को क्या बोलते हैं, एस्थमस ऑफ पनामा। ये नैरो जोन है, ठीक। ये नैरो जोन है, इसको क्या बोलते हैं, एस्थमस ऑफ पनामा। तो चलिए फिर से हम अपनी टॉपिक पे आ गए। क्या हम पढ़ रहे थे, एस्थमस ऑफ पनामा। एस्थमस ऑफ पनामा आपको दिखा दिए कि क्या है एस्थमस ऑफ पनामा। एक नैरो जोन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करता है, कनेक्ट करता है। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और ये नॉर्थ अमेरिका है, कम्प्लीटली कौन सा हेमिस्फीयर में, नदर हेमिस्फीयर में है, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और वेस्टर्न, नदर्न और वेस्टर्न दोनों हेमिस्फीयर में। कहने का मतलब ये है कि जो हम इक्वेटर से हम डिवाइड करते हैं अर्थ को, तो एक नदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। लेकिन जब जीएमटी से हम डिवाइड करते हैं तो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर चला जाता है और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर चला जाता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, लाई करता है। उसके बीच में कौन सा कंटिनेंट है, तो हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। 3 ओशियन सराउंडेड दिस कंटिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियंस। कह रहा है कि तीन जो है, तीन ओशियंस इसको घिरा हुआ है, 3 ओशियन से घिरा हुआ है ये कंटिनेंट। कौन सा कंटिनेंट, नदर्न हेमिस्फीयर, ये सॉरी नॉर्थ अमेरिका। और उस कौन सा ओशियन है उसका नाम नोटिस करना है। अब है अगला कंटिनेंट हमारा अफ्रीका कंटिनेंट। कौन सा कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट। तो चलिए इसको ही पढ़ लेते हैं। अफ्रीका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका क्या है, तो ज़्यादातर ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशियन सराउंडेड ऑन इट, विच टू ओशियन सराउंडेड ऑन इट ऑन ईस्ट एंड वेस्ट द। या इसको दो जो है ओशियंस क्या करता है, इसको घेर करके रखे हुआ है दो साइड से, ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड। द इंडीज, जो इंडीज जो पर्वत है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन क्या है, रेंज है। रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इसकी जो लेंथ है वो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक है। साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। और साउथ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रिवर है, जो जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अमेजन रिवर। ठीक, अमेजन रिवर कहाँ है, तो अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका के अंदर में। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है, दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है। ये कंप्लीटली कौन सा हेमिस्फीयर में है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द ओशियंस एंड सी। ये भी दुनिया के जितने भी चारों साइड से क्या है कि समुद्र और सी से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और इस ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं। तो इसको ऑस्ट्रेलिया को कौन सा कॉन्टिनेंट बोला जाता है, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका ये भी क्या है, एक कंटिनेंट है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी कंप्लीटली कौन सा हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। और नॉर्थ ग्लोब पर जो देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका जो साउथ पोल है ये कंप्लीटली कहाँ है, तो नॉर्थ, ये अंटार्कटिका के बीच में लाई करता है। लगभग कहाँ लाई करता है, तो इसके सेंटर में लाई करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन, ये साउथ पोल रीजन में लाई करता है ये। इट इज़ परमानेंटली कवर विथ आइस, ये हमेशा क्या है, ये आइस से घिरा हुआ रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई सा भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई रहता होता नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। और ज़्यादातर जो देश है उसका क्या है, रिसर्च स्टेशन है इस कंटिनेंट के अंदर में। इस कंटिनेंट पे क्या है, रिसर्च स्टेशन है। इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया के पास भी है क्या, अपना रिसर्च स्टेशन। कहाँ, तो यही अंटार्कटिका कंटिनेंट के अंदर में। दीज आर नेम एज मैत्री, जिसका नाम मैत्री है, एंड दक्षिण गंगोत्री। तो इंडिया का जो अपना रिसर्च स्टेशन है उस स्टेशन का नाम क्या है, तो एक का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम है दक्षिण गंगोत्री। अब है अगला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है,
तो ये जो दुनिया का जो पानी का जो ये है एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और अर्थ को और क्या बोलते हैं? अर्थ को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? तो हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। मोर देन 71% of the earth is covered with water and 29% is with land। ये जो है 71% किससे घिरा हुआ है अर्थ? तो 70 अर्थ पे 71% है पानी, बाकी 29% किस पे क्या है? तो 29% पे है हमारा लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो है, जो पानी है, वो अलग 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 फॉर्म में क्या है? कंसिस्ट करता है। मतलब आइस के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में है। इस सारे फॉर्म में क्या क्या लाया करता है? तो हमारा ये हाइड्रोस्फीयर। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर एंड लेक। और रनिंग वाटर जो है, रनिंग वाटर कहाँ कहाँ है? तो रनिंग वाटर है ओशियन में, रिवर्स में और लेक में। इस समय है क्या? रनिंग वाटर। लेकिन आइस कहाँ है? तो आइस इन ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या है? तो आइस है। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। और कहाँ है? अंडरग्राउंड है, मतलब अर्थ के नीचे भी है पानी, उसके बाद वाटर वेपर में भी है और एटमॉस्फेयर में भी है। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। और सारे के सारे कंप्राइज करके हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मोर देन 99% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंडेड इन द ओशियन। और दुनिया का जितना भी पानी, दुनिया में जितने पानी है, दुनिया के अंदर जितने पानी है, उस सारे के सारे पानी में से 79% पानी किस में है? तो ओशियन में है। एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। और ये सारा का सारा क्या है? खारा पानी है, साल्टी पानी है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए ये नहीं है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। उसके अलावा जो पानी जो बच जाता है, उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा एरिया में, सबसे ज़्यादा फॉर्म में किस में है? तो आइस शीट पर है। एंड ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर। और इसमें से भी सबसे जो बहुत कम है, कम मात्रा में है, वो क्या है? फ्रेश वाटर है। दिखा देते हैं मैप से। ये देखिए यहाँ से क्या है कि 97% क्या है? ये ओशन है। उसके बाद कितना बचता है? 3%। 3% में भी किस किस में डिवाइड है? कि कौन कौन सा फॉर्म में है? तो आइस के फॉर्म में है और ग्लेशियर के फॉर्म में है। आइस के फॉर्म में कितना है? तो वो 3% में भी 80% किसके फॉर्म में है? आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में है। तो अब 20% बचा। और 20% में कहाँ कहाँ है? तो 20% में भी ग्राउंड वाटर में है, ठीक, फिर लेक में है, वाटर लेक में है, उसके बाद ये अंडरग्राउंड है। तो इतना आप समझ सकते हैं कि कितना पानी का स्कार्सिटी है। अब चलते हैं ओशन पे। ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशन क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सारा का सारा क्या है? एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हुआ। जितना भी ओशन है सारा का सारा क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। और हमेशा जो ओशियन वाटर है, जो समुद्र का पानी है, वो हमेशा क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट। और ओशियन वाटर का जो है 3 तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक। 3 उसका मूवमेंट है। कौन-कौन सा मूवमेंट है? तो एक है वेव के फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में भी मूवमेंट करता है। दूसरा टाइड है ना? टाइड भी होता है। और तीसरा ओशियन करेंट है अपना, ठीक। द मेजर ओशियन आर पैसिफिक ओशियन। उसमें भी सबसे बड़ा जो ओशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन-सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ साइज़। ये क्या है? साइज़ के हिसाब से दिया गया है। सबसे बड़ा ओशियन कौन है? तो पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक है, उसके बाद इंडियन है, उसके बाद आर्कटिक, उसके बाद अंटार्कटिक ओशियन है। द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ सेपरेटेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये जो है, ये सेपरेट है किससे? लगभग 1/3 ऑफ द अर्थ से ये सेपरेट है। लगभग अर्थ का जो है 1/3 हिस्सा में क्या करता है? ये सेपरेट होता है ये। द मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। और पहले भी बताए थे, जो मरियाना ट्रेंच है, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा वाला जगह है, वो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में ही है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। और पैसिफिक ओशियन जो है, उसका शेप कैसा है? तो लगभग एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका क्या है? जिससे घिरा हुआ है। किससे? तो पैसिफिक ओशन से। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑफ द कंटिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। कह रहा है कि आप मैप को देखिए, उसके बाद आप फाइंड आउट कीजिए कि पैसिफिक ओशन से जो घिरा हुआ है, वो कितने, कौन कौन सा कंटिनेंट है। उसके बाद है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या है? तो अटलांटिक ओशन भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, दूसरे नंबर का ओशन है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड
इट इज़ एस शेप, है ना। इसका शेप कैसा है, तो एस शेप का है। ये 3 ठो शेप पढ़ लिया आप। पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है, तो पैसिफिक ओशन का शेप है सर्कुलर शेप। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, तो एस शेप का है। और इंडियन ओशन का शेप कैसा है, तो एम शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करता है, फ्लैंक करता है, टच करता है। एंड द यूरोप एंड अफ्रीकन ऑन द ईस्टर्न साइड, और इस साइड में किस किस को टच करता है, तो यूरोप को टच करता है और अफ्रीका को टच करता है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। जो कोस्ट लाइन होता है वो इसका अटलांटिक ओशन का, वो क्या है, हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है कि जिग जैग जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडेंटेड। तो अटलांटिक ओशन का जो क्या है कोस्ट लाइन, वो क्या है, हाईली इंडेंटेड है। दिस इज इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। ये जो ये कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, तो हमारा जो नेचुरल हार्बर्स है या फिर पोर्ट्स है, वहाँ से शिप क्या होता है, शिप ये रनिंग होता है वहाँ से, है ना, एक देश से दूसरे देश के लिए जाता है उसी ओशियन के थ्रू। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से द कॉमर्स इट इज़ अ बिजिएस्ट ओशियन। और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अटलांटिक ओशियन जो है कॉमर्स के ट्रेडिंग के व्यू से ये सबसे ज़्यादा बिजी है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ट्रियंगुलर। और इंडियन ओशियन कैसा है, तो इंडियन ओशियन जो ट्रियंगुलर शेप में है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, और नॉर्थ में क्या है, इसके इसके नॉर्थ में एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और इंडियन ओशियन के वेस्ट में कौन है, तो इंडियन ओशियन के वेस्ट में अफ्रीका है। एंड ईस्ट में कौन सा है, तो इसमें एशिया ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक ओशन है वो कहाँ लोकेट करता है, तो ये आर्कटिक सर्कल के पास लोकेट करता है, सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से घिरा हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। द नैरो जोन स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और ये क्या है कि ये नॉर्थ ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो कनेक्ट करता है, वहाँ पर भी एक नैरो जोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को क्या करता है, बांध करके रखे हुआ है, मतलब कनेक्ट करता है। उसके बाद है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमोसफेयर। हमारा जो अर्थ जो है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, तो गैस से घिरा हुआ है ना, उस गैस को क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लानट। ये जो है एक ब्लैंकेट की तरह है, ठीक, ब्लैंकेट की तरह है। ये हमारे प्लानट के एस्पेक्ट्स में ये सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस विथ द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और ये जो गैसियस लेयर है वो क्या करता है, हमारे हम जो सांस लेते हैं उसमें मदद करता है। और दूसरा कि जो सन से जो हार्मफुल रेज आता है, उस हार्मफुल रेज से हमको क्या करता है, तो बचा करके रखता है। द एटमोसफियर एक्सटेंडेड अप टू हाइट ऑफ एबव 16 किलोमीटर। जो हमारा जो एटमोसफियर है वो लगभग 16 किलोमीटर क्या है, हाइट पर है। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर। हमारा जो एटमोसफियर है उसको कई लेयर में डिवाइड किया गया है ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमारे जो गैसियस लेयर है उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें टेम्परेचर के बेस पे भी डिवाइड किया गया है, ठीक, कंपोजिशन के बेस पर भी डिवाइड किया गया है। और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ, जो लेयर अर्थ से स्टार्ट होता है, अर्थ सरफेस से, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद ऊपर वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और लास्ट में क्या है, एक्सोस्फेयर। द एटमोसफेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा एटमोसफेयर है वो ज़्यादातर किस चीज़ से कम्पोज है, किस चीज़ उसमें कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उसमें मिक्सअप है। विच विच मेकअप अबाउट 29% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। इसमें जो है 29% क्या है, सॉरी इसमें क्या है, 99% क्या है, तो क्लीन ड्राई एयर है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1%। बाकी 1% में क्या है, तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड,
आर्गन और तरह तरह का गैस है, अलग अलग तरह का गैस है। ऑक्सीजन इज ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ होने के लिए, ठीक, सॉरी, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में सहायता करता है, जबकि नाइट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ करने में सहायता करता है कोई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत छोटे अमाउंट में पाया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट एज ए एब्जॉर्ब दैट हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में पाया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट एज एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करता है हीट को, है ना। जब हमारे अर्थ पे जो हीट आती है सनरेज से, तो उस हीट को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म, जिसके कारण क्या है कि हमारा प्लानट गर्म हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे प्लांट के ग्रोथ करने में भी ये मदद करता है। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरीज विथ हाइट, ये जो डेंसिटी है इसका एटमोसफियर का, वो हाइट टू हाइट क्या करता है, वो वेरीज करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एटमॉस्फेयर का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। जो अर्थ से लगा हुआ है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन जो रन करती है, एरोप्लेन जो उड़ती है, वो कौन सा लेयर में उड़ती है, तो वो एक्सोस्फेयर में। इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रेपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। वी नो दैट क्लाइंब एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर जो है वो कम होता जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हमको सांस लेने में क्या होता है, वहाँ पे दिक्कत होता है। ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। ये किस लिए होता है, तो ये एयर की डेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। जितना ऊपर जाएंगे उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी। they have to carry with them oxygen cylinder to able to the breathe at the high altitude। इसलिए जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम अपवर्ड ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम होता जाता है। द एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ। और ये एटमोसफियर क्या करता है, हमारे अर्थ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर दबाव बना करके रखे हुआ है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह, हर जगह प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरीज करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। किसी जगह पे हाई प्रेशर होता है और किसी जगह पे लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और एयर हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो जाती है। वो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जो चलती हवा है, हवा जो चलने लगती है, इसी को क्या बोलते हैं, हम विंड बोलते हैं। जिस तरीके से अगर हम रूम में हैं तो रूम में क्या है कि एयर नहीं चल रही है, तो एयर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गैस नहीं है, गैस है, लेकिन हवा क्या है, वहाँ पर चल नहीं रही है, तो वहाँ पर सिर्फ हमारे पास एयर है। लेकिन वहाँ पर जब हम फ़ैन ऑन कर देते हैं तो फ़ैन ऑन करने के बाद क्या होता है, एयर रनिंग हो जाता है। तो एयर रनिंग में आ जाता है, तो रनिंग होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं हम। उसके बाद है लास्ट में है क्या, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पहले ही हम समझा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, तो चलो इसको भी फिर से पढ़ लेते हैं। द डोमेन ऑफ द लाइफ, ये क्या है, ये लाइफ के लिए है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक छोटा सा नैरो जोन है जो लैंड वाटर और एयर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। इट इज़ इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ। और यही जो है बायोस्फीयर, यही एक ऐसा जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। किसी एटमोसफियर में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है ना, कहीं लिथोस्फीयर में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाद कहीं हाइड्रोस्फीयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ बायोस्फीयर में। दैट इज़ अ यूनिक प्लानट दैट इज़ टू दिस दैट दैट इज यूनिक टू दिस प्लानट। और ये प्लानट के लिए सबसे यूनिक जगह है। देर आर several species of the organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। जिसके कारण क्या होता है, इस बायोस्फीयर में अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसमें लाइज करता है बायोस्फीयर में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और जितने भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं,
और जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है सारे का सारा क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और जितने भी हमारे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें से मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्टेड विथ ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। तरह के जितने भी डोमेन है ना, जितने भी ये 3 डोमेन है वो सारा का सारा क्या करता है एक दूसरे को इफेक्ट करता है किसी न किसी वजह के लिए। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ फूड, जो नीड ऑफ वुड, जो हमारा जो पेड़ है उसको जब हम काटते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो इंसान को क्या करता है कि वो फीलिंग को या फिर उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लैंड फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल स्लोप। कहीं पर क्या होता है यही पेड़ हमारे लिए क्या करता है मिट्टी को बहने से रोकता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक अर्थक्वेक। और कहीं कहीं क्या होता है अर्थ सरफेस जो है वो चेंज हो जाता है इस तरीके से, जो नेचुरल क्लाइमेटिक होता है वहाँ पर अर्थ क्या होता है जो सरफेस है वो चेंज होता रहता है। जैसे भूकंप आ गया तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ के क्या हो जाता है मिट्टी या फिर वहाँ का लैंड एरिया क्या हो जाता है अंदर इंट्रैप्ट हो जाता है। एग्जाम्पल दिया है कि अर्थ देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। जिस तरीके से अंडमान एंड निकोबार में क्या आया था सुनामी आया था और वहाँ का क्या हो गया था लैंड वाला एरिया वो सबमर्ज हो गया था, ठीक, ज़मीन के नीचे चला गया और दूसरी जगह क्या हो जाता है वही लैंड दूसरे फॉर्म में वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में वो निकल जाता है। Discharge of water material into lakes and river make the water sustainable for human seas and it also damage the other form of life। कह रहा है कि जितने भी जो डिस्चार्ज हो जाता है वेस्ट मटेरियल, ठीक, वो सारा का सारा कहाँ कहाँ चला जाता है, तो सारा का सारा लेक्स में चला जाता है, रिवर में चला जाता है, ठीक, वाटर में चला जाता है, पानी में चला जाता है, ठीक। अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूजेज, जो ह्यूमन यूजेज के लिए सुटेबल नहीं है वो ख़राब चीज़ है, सारा का सारा हम लेक्स में फेंक देते हैं या इस तरीके से चला जाता है। इट इज़ ऑल्सो डैमेज ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये दूसरे चीज़ को क्या करता है ये नुकसान पहुंचाता है। जो चीज़ इंसान के लिए यूज़ में नहीं है उस चीज़ को क्या करते हैं हम दूसरी जगह पानी में फेंक देते हैं, लेकिन पानी में फेंकने के बाद दूसरे जीव को क्या करता है वही चीज़ नुकसान कर जाता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से इमिट होता है, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पोल्यूटेड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी इंडस्ट्री से इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, थर्मल पावर प्लांट से होता है या फिर व्हीकल से होता है जो पोल्यूटेड एयर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एयर का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ना, कंपोनेंट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा ग्लोबल टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देगा, है ना। दिस इज टर्म ऐसे ग्लोबल वार्मिंग, इसी को क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी अर्थ के ऊपर तो क्या होगा ये टेम्परेचर को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यही इंक्रीज जो कर देता है तो ये हम ज्योग्राफी के टर्म में क्या बोलते हैं इसको, तो ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं हम इसको ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस the need of limit use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domain of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। कह रहा है जितने भी जो इंसान के पास जो भी रिसोर्सेज है अर्थ के ऊपर, ठीक, उसको क्या करना चाहिए इंसान को बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक। बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, ठीक, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जो क्या है वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जो भी चीज़ जो इंसान जो अर्थ पे यूज़ करता है जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको उसका बैलेंस क्या करना चाहिए इंसान को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर 6 ख़त्म हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बायोस्फीयर। ठीक, तो फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो चैप्टर हमारा 6 होगा। तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद।